6 की। ओके, चलो हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। कल वाला चैप्टर कब, कहाँ और कैसे याद है कुछ कि नहीं याद है? उसमें जिसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रिवर पढ़ा था, और रिवर में क्या, सिंधु पढ़ा था, और कुछ सिक्के देखे थे, और क्या देखा था? हाँ, टाइम देखा था, उसमें एडी समझा था, ईसापुर, सब याद है कि नहीं याद है? चलो ठीक है, रिवाइज कर लेना। आगे देखो, चैप्टर 2 है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पन्न तक। मतलब आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पन्न तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। अब इसमें से भूमिका बनाने के लिए एक तुषार लड़का है कोई, उसकी रेल यात्रा के बारे में कुछ उसने बताया है। तुषार ने अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेजी दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। बस तो बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? उसने सोचा कि अगर ये इतनी तेज वाली फास्ट वाली गाड़ी ही नहीं थी, तो क्या लोग यात्रा ही नहीं करते थे? ओके। हम्म। यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपने सारी जिंदगी में एक ही जगह पर बिता दिया दिया करते थे? ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। पता था। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर एक जगह रहोगे, खाओगे फूल फल, तो फिर जानवर तो सब खत्म हो जाएंगे ना। इसीलिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा आ, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इस इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। सिंपल सी बात है, अगर आप जानवर को पकड़ रहे हो, मार रहे हो, उसको खा रहे हो, तो फिर अब जानवर भी तो अपना भोजन ढूंढते हुए कहीं जाएगा। तो भोजन की तलाश में जैसे जानवर जाता था, ये भी उनके पीछे जाते थे। तीसरा कारण यह था कि पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घुमा करते थे। सिंपल सी बात है, अगर कोई सीज़न है, सीज़न के अकॉर्डिंग से फल आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, तो फिर अब ये अगर एक लोकेशन में यहाँ पर नहीं है फ्रूट्स, तो दूसरी जगह में फिर ढूंढते, दूसरे फल ढूंढते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधा पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं है।
पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अब सूखा आ गया तो पानी पानी तो नीड तो है ही, चाहे आप खेती करोगे कुछ भी करो तो उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब पानी जब ज़रूरत है तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा कहाँ पर पानी है। आरंभिक मानव में के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों, अभी देखो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो मतलब जो हमारे पुरातत्विक प्राचीन चीज़ों को के बारे में ढूंढा करते हैं, या फिर उनको या फिर मुखबिर कह सकते हैं उनका, ठीक है। कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, जासूस, हाँ जासूस यूज किया था, ठीक है। कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रहण के लिए किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों और के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों और औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों का लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी, औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। अब जैसे कुछ ये औजार हैं, ठीक है, इनसे कुछ मतलब काटना है, तोड़ना है, तो फिर इनको कैसे यूज करते थे? जैसे किसी कुछ ये क्या है, स्किन है, इसको काटने के लिए हम पत्थर का, नुकीले पत्थर का यूज़ करते थे, ठीक है। पेड़ को काटना है तब भी हम किसको जगह काटनी है तो फिर किसका यूज़ करेंगे? नुकीले पत्थरों का यूज़ करते थे। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। अब जैसे कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो खाई जाती हैं, अब उन जड़ों को खोदने के लिए नुकीली चीज़ चाहिए तो नुकीले पत्थर का यूज़ करते थे। दाएं में जो है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब जैसे जानवरों की खाल के वस्त्र तो खाल तो उतार रहे, लेकिन उसको उसमें अब सिलोगे कैसे? उसमें ये पत्थर, नुकीले पत्थर ऐसे होल करके आराम से सिलते थे, ठीक है। ओके, आगे रहने की जगह निर्धारित करना। अब कहीं तो रहने की जगह निर्धारित करना, चलो मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। देखो जो भी ब्लू से है यहाँ पर आखेटक जो संग्रहण करते थे, ठीक है। जैसे बुरजोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, चिरान हो गया, ठीक है, कोल्डी हवा हो गया, ठीक है, ओके। मोस्टली देखोगे ये सिर्फ किसके, रिवर के किनारे, जैसे ये रिवर है ना, रिवर के किनारे ही होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि तब तो इतना शार्प कोई मेटल थी नहीं, तो पत्थर का ही ऐसी जगह रखते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। चित्रकला, इनमें से क्या पता चलता है? एक शैल चित्र के बारे में बताओ। अब कोई चट्टान होगी उसमें ऐसे बनाया गया है, तो आप बताओ ये इसमें क्या दिख रहा है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं।
इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से जीवित चित्रण किया गया है। अब आदमी रहेगा तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही ना, तो उसमें पत्थर में ये जो पेंटिंग की है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का कुछ और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह है। ठीक है, भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? देखो, ये कुछ गुफाएं हैं। ठीक है, आखेटक संग्रहण के भोजन से प्राप्त उत्पन्न तक, हाँ चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे। ठीक है, पूरा पूरा स्थल कुछ जान लेते हैं। पूरा स्थल के बारे में, पूरा स्थल किसे कहते हैं? उन स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी की तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। जो नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे इन पुरा स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अब अभी देखेंगे मानचित्र 2, उसमें कुरनूल देखना है। ठीक है, कुरनूल गुफा चलो देख ही लेते हैं। नहीं अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा है जो, इसमें राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया गया। चलो आपको ये कुरनूल जो प्लेस है इसमें दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ कुरनूल गुफाएं ये है। ठीक है, आप अपने मैप में देखना, एटलस में देखना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आज हम आग का उपयोग इसलिए करते हैं, क्यों? नाम और तिथियां। अभी नाम और तिथियां के बारे में पढ़ा था। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। जो शुरुआत का काल होता है उन्हें पूरा पाषाण काल। ये दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन, पूरा का मतलब ही प्राचीन होता है, पुराना होता है, और पाषाण यानी पत्थर का काल था। यह नाम स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब 20 लाख वर्ष से 12,000 तक। ठीक है, इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आरंभिक पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण। ठीक है, युग। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जो मानव का विकास, अधिकतर जो विकास हुआ कहाँ हुआ? इन्हीं कालों में हुआ। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, माइक्रोलिथ पूरा पाषाण का, लघु पाषाण काल। ठीक है, इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इन दौरान बनाए जाते रहे हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का मतलब होता है, क्या होता होगा बताओ? हमें कुछ स्थानों हमें कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें उनके नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आजकल प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इन्हें क्या नाम रखे होंगे। मतलब ये ज्ञात ही नहीं हो सका है कि इनका नाम क्या होगा अगले काल में। ठीक है, अभी चलो पढ़ते हैं। बदलती जलवायु। बदलती जलवायु के बारे में लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सके। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आ गए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि अब तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, अगला पढ़ेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान और अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरुआत कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। अब अनाज पैदा करने लगे, कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग ये जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ठीक है, बताइएगा। घरेलूकरण की प्रक्रिया। अभी पढ़ेंगे घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। लोगों द्वारा पौधे को उगाना और जानवरों की देखभाल करना, इन्हें ही घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो यानी नहीं हो। लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही उनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों को का भार संभाल सके। ऐसे पौधों में बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से
उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अहिंसक मतलब मारते नहीं है, हिंसा नहीं करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधों जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांतों और सींग छोटे होते हैं। जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है बताना है आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी बताया ना, जो पालतू होता है वो उनके दांत छोटे होंगे, जो बड़े होंगे वो जंगली होंगे। ठीक है, देखो बड़े। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया वो कौन सा है? कुत्ता। उसके बाद भेड़ बकरी। ठीक है। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनसे कुछ दिन, महीने, फिर यह साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में लोग मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रहण करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। किसके बारे में पढ़ेंगे? जानवर जो क्या है? चलते फिरते खाद्य भंडार है। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों में हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है ये आपको बताना है। ठीक है। आओ आरंभिक कृषकों को पशुपालकों के बारे में पता करें। ओके, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मानचित्र 2 में पृष्ठ संख्या 12 में देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्विकों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्व तथा दक्षिण में भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक
खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि कौन किस जानवर की हड्डी है। आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिलते हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इनमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों विदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार मिले हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उनमें पालिश चढ़ाई जाती है। ओखली हो गया। मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों में प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जैसे नवपाषाण युग के कुछ उपकरण ये हैं, औजार हैं जो पत्थर के बने होते थे। जैसे एक ये हो गया बड़ा सा, ये नवपाषाण युग के पुरा स्थलों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब छपाई और डिजाइन किया जाता। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रहण का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा गया होगा? ठीक है, पात्र दिखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा, दिखा देते हैं। देखो, इसमें बताना है आपको क्या रखा गया होगा, क्या रख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण अभी पढ़ेंगे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। आपको मेहरगढ़ ढूंढना है। ठीक है, अपने नोटबुक पर, अपने बुक पर, टेक्स्ट बुक पर। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुष ने इस इलाके में
इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण हो गया तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। जैसे कुछ उसमें भंडारण, कुछ इकट्ठा करना है के लिए। ठीक है, आपने अभी देखा ना फिगर। हाँ, मेहरगढ़ के घर का जो ये एक चित्र है, देखो आप देख सकते हो। कुछ ज़्यादा नीचे आ गए, ऊपर आ गए। हाँ, ओके, ठीक है। मेहरगढ़ के घर का चित्र ये है। ठीक है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखे जाते थे। जैसे कुछ सामान रख दिया, कुछ ज़रूरत पड़े तो अपना यूज़ कर लेंगे। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की समानता आपको बताना है। ठीक है। में ऐसे कई कब्र मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया कि बकरी अपना ले जाएंगे तो उसका दूध खाएंगे या फिर उसको अपना जैसा रखें पालन करेंगे। संभवतः इसके परलोक में मृतक खाने के लिए रखा गया होगा, मृतक के खाने के लिए रखा होगा कि हाँ ठीक है बकरी है, उसको अपना खाएंगे वहाँ। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? इसमें बकरी कंकाल कौन सा है, पहचानना आप। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो ठीक है, अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको बताना है, कमेंट करना है कि चैप्टर कैसा लगा, और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। और आपका होमवर्क ये है कि आपको इसकी एक्सरसाइज करके लानी है सारी। ठीक है, और चैप्टर 1 रिवाइज करके आना है। थैंक यू सो मच।